हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश कवैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भाई केमिस्ट्री पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिसे आप 11 to 12 तो बड़ी तरीके से पढ़ो ही, पर अगर आप जेईई और नीट की तैयारी करें तो वो भी अच्छी तरीके से कर पाओ। सो बच्चों तक हमारा चैप्टर चला था परमाणु की संरचना, एंड ये है आपका लेक्चर नंबर 14। और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ओके, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है, ये दोनों ही बातें हम इसमें सीखेंगे। अब बच्चा बता दूं, ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं ये है। हालांकि इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन सबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रोल जरूर रहा होगा। ओके, सो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। कि देखो, अगर हम बात करें परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पर होते हैं, आपके पास नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के कोश में क्या होते हैं, वितरित रहते हैं। ओके, सो किसी कोश के अंदर वो कहाँ पर होंगे, उपकोश में। उपकोश के अंदर क्या होंगे, कक्षक में। तो यानी कि जो परमाणुओं के अंदर अगर हम बात करें हमारे ओवरऑल कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, उनका जो विन्यास है, किस तरीके से परमाणु के अंदर पाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर, वो हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि सिंपल लैंग्वेज क्या है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो विभिन्न कक्षकों में जो वितरण होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब कक्षक कैसे, क्योंकि देखो आप जानते हो कि परमाणु में वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, अगर हम ऊपरी तौर पे बात की जाए तब बोलते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोश में होते हैं, है ना, कोश या फिर आपका कक्षा के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसको कि मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। पर हम जानते हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं, उपकोश में इनको विभाजित किया गया है। यानी कोश के अंदर भी क्या है, उपकोश, जिसको आप मुख्य द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हो। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, फाइनली होते हैं आपके कक्षक। और ये वो कक्षक होते हैं जिसको आप स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हो। इनके अंदर क्या होता है, फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी कि कायदे से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, परमाणु के कोश के अंदर, उपकोश के अंदर जो फाइनल आपका कक्षक होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ आती है। हालांकि आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी एक कक्षक के अंदर जिसको एक स्मॉल बॉक्स से प्रदर्शित किया जाता है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जिसमें से एक का चक्रण अगर दक्षिणावर्त है तो दूसरे का वामावर्त नीचे की ओर होगा। तो आपको पता है ना, एक कक्षक के अंदर क्या होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये वाला डाटा आपको आज का काम का लेकर चलना है और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम हमारे पास कुछ नियम भी होते हैं, 3 या 4 नियम है जिनको अच्छे से समझेंगे और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाएगा। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहला नियम हमारे पास होता है अफवाऊ का नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या है, बोलता है ये नियम बहुत ही सिंपल, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हमें पता है कि कक्षकों में भरे जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। सो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएंगे जिनकी ऊर्जा कम है और उसके बाद जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है फिर उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। बहुत ही सिंपल नियम। ओके, सो नियम क्या है, तो हम लिख देते हैं एक बार के लिए कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। सिंपल चीज। ओके, ये चीज यहां थी, बस इतना सा इन्होंने बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग कक्षक में भरने हैं तो पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरो और फिर किस में भरोगे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में। ये बेसिक आइडिया था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पहले हम कक्षकों की बात तो कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कक्षकों की एग्जैक्टली बात की जा रही है कि भाई कौन से कक्षक हैं कौन से नहीं है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा डायग्राम बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कोश, कोश के अंदर क्या होगा, उपकोश होगा और उपकोश के अंदर क्या होंगे, हमारे पास विभिन्न प्रकार के कक्षक होंगे। तो कैसे कैसे होंगे हमें ये समझना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूंगा कुछ पहला कोश की बात करते हैं, है ना। अब पहले कोश में हमारा कौन सा कोश होगा, आपको पता है कि अगर ये n है और ये क्या है आपका l और उसके अंदर आपके कक्षक आएंगे। ठीक है, सो पहले वाले कोश के अंदर देखा था l की वैल्यू क्या होती है, केवल 0 होती है ना। और 0 का मतलब क्या होता है, आपका केवल s उपकोश इसके अंदर होगा। तो
और उसमें कक्षक भी कौन सा होगा, वही सेम कक्षक होता है। ओके, एक ही कक्षक होता है। तो कक्षक कौन सा होता है आपका, कक्षक को आप प्रदर्शित कर सकते हो NL से। ओके, ये भी प्रदर्शित करने का तरीका होता है। N क्या है संख्या और N क्या है आपका, L क्या है आपका उपकोष का चिन्ह। तो कक्षक कौन सा हो गया 1S, ऐसे करके। तो आपके पहले कोष के अंदर 1S कक्षक पाया जाता है। तो इस तरीके से भी कक्षक को प्रदर्शित किया जाता है। अगर जैसे इसी प्रकार से मान लो मैं 2 के लिए बोलूं, तो अगर कोष की संख्या 2 होती है तो उपकोष आपके 2 होते हैं। एक तो होता है 0 और एक होता है आपका 1। 0 का मतलब एक तो S उपकोष होगा और L का 1 यानी कि एक P उपकोष होगा। तो कौन कौन से कक्षक हो जाएंगे, 2 होंगे। एक तो होगा 2 के साथ S और एक 2 का होगा P। तो कौन से हो जाएंगे 2S और 2P। कैसे, देखो N क्या था संख्या थी और L क्या है आपका चिन्ह है। तो S और P दोनों है ना, तो एक बार 2S और एक के साथ 2P। इसी प्रकार से अगर बात करूंगा 3 में, तो 0, 1 और 2 होगा यानी कि S, P और आपका D जो इनका चिन्ह होता है संख्याओं का। तो कौन कौन से कक्षक बन जाएंगे, एक तो 3S, 3P और 3D, 3 ही बन सकते हैं, है ना। तो यहां पर 3S, 3P और 3D ये बन जाएगा। अब बात करते हैं 4 के लिए बात करते हैं एक और। तो 4 में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0, 1, 2 और 3 यानी कि S, P, D और F। अच्छा एक बार ध्यान रखना, कक्षक जो होते हैं हमारे, जो हमारे उपकोष होते हैं वो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। देखिए SPDF। ओके, हालांकि किसी कोष में 1 होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, पर 4 से ज्यादा उपकोष आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देंगे यहाँ पे कक्षक इसके अकॉर्डिंग, 4S, 4P, 4D और 4F, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर मान लो जस्ट इन केस अगर मालूम कि 5वां कोष भी होता तो कौन कौन से कक्षक उसमें आते, तो ध्यान रखना 5वें में भी बात करेंगे तो उपकोष ये 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप 5S, 5P, 5D या 5F लिखते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे अलग से लेता हूँ, जैसे कि अगर आपका 5वां कोष होता, ओके 5वां कोष, तो यहाँ पर कौन कौन से कक्षक होते हैं मेरे पास, 5S, 5P, 5D और 5F, ये 4 ही होते, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हमारे सारे कक्षक हो जाते हैं। हालांकि देखो कोष और भी होंगे, और भी हमारी कक्षाएं होंगी, तो उनमें भी सेम इसी प्रकार से आप और कोष बना सकते हो और कक्षक निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ हो जाती है। तो ये बेसिक हमारे क्या हो गए, सारे कक्षक हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे कक्षक। कोष के अंदर कितने उपकोष हैं और उपकोष के अंदर किस हिसाब से कक्षक होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि निम्न ऊर्जा का कौन सा है। अगर इसने क्या बोला, पहले आपके कक्षक कहाँ जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर उच्च ऊर्जा वाले में। अब हमारे ये सारे कक्षक तो हमने ऐसे निकाल लिए। ठीक है, लेकिन किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसके लिए हमारे पास एक नियम और आता है जिसको बोलते हैं N+L का नियम। ओके, तो पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर हमें पता चलेगा भाई कौन कौन सी ऊर्जा किनकी कम है, किनकी ऊर्जा ज्यादा है। पर उससे पहले एक बार इसको नोट कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड नियम है N+L का नियम, जो हमें बताएगा कि भाई किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हमने सारे के सारे कक्षक यहाँ पे रखे हुए हैं अभी के लिए, जो हमें पता है। ओके, सो देखो नियम क्या बोलता है, नियम बहुत सिंपल है कि जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है, ओके, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। सिंपल, आपको ये वाला रूल ध्यान रखना है। पहले तो यानी हम क्या करेंगे, N+L की वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, और जहां पर मान कम आएगा उसकी ऊर्जा कम होगी। अब कैसे, देखो आपको पता है किसी कक्षक के लिए आपको पता है उसको NL की तरह प्रदर्शित करते हैं, है ना। किसी कक्षक को कैसे प्रदर्शित करते हो आप, NL से। और N क्या है आपके कोष की संख्या और L क्या है उसकी द्विआंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो 1S के लिए बात की जाए तो देखो N की वैल्यू तो 1 है, पर S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। जैसे कि आपको याद है ना अच्छे तरीके से कि हमारी जो पुरानी में बातें लिखी थी कि S के लिए अगर बात करें तो L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए क्या होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। तो यहां से आपको क्या है, L की वैल्यूज लेनी है। ओके, अलग अलग कक्षकों के लिए। N का तो संख्या पहले से दे रखा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके आ गया 1। ठीक है, अच्छा 2S के लिए क्या होगा, 2 प्लस S के लिए वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 2। 2P के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3। 3S के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 3। ऐसे 3 प्लस 1 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3D है ना। N की वैल्यू 3 और D के लिए L की वैल्यू क्या है 2 होती है, तो आपने यहाँ रख दिया। ऐसे ही 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3
7। और ऐसे हमारी जो और कक्षक थी जो 5s 5p 5d उनके लिए भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो रूल नियम क्या बोलता है, नियम बहुत सिंपल, नियम बोलता है कि हमने n+l की वैल्यू निकालनी, 1 2 3 जो भी हमारी संख्या है वो आ गई, किसी के लिए सेम आ रही है किसी के लिए अलग अलग आ रही है, ठीक है चल जाता है। पर अभी क्या बोला इसने, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो सबसे कम किसका दिख रहा है आपको, 1s के लिए, क्योंकि 1s के लिए नंबर क्या है 1 आया, यानी 1s कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ऊर्जा का मैं क्रम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे कम किसका है 1s का, 1s से ज्यादा किसका होगा। अब देखो उसके बाद 1 के बाद बड़ा नंबर कौन सा 2 आ रहा है और कहीं पे 2 नहीं होगा, तो आपके 2s की ऊर्जा होगी। अब 2s से बड़ा कौन होगा, अब देखो यहाँ पर देखो 2p और 3s दोनों के लिए देखो संख्याएं क्या आ गई हैं, 3 3 आ गया, ठीक है, और सब तो बता देंगे। अब दो संख्या बराबर हो जाए तब क्या करें, तो देखो दूसरा वाला पॉइंट, यदि n+l का मान समान आए तो n का मान जिसका क्या होगा कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो n की वैल्यू कम कहां पर है, यहाँ पे, ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कम है ना, तो यानी कि 2p की ऊर्जा कम होगी, उससे ज्यादा होगा आपका 3s का। उसके बाद फिर तुम्हारा 4 देखो कहां पे आ रहा है, 4 आ रहा है 3p में और 4s में, इन दो जगहों पर आपका 4 आ गया, एक तो यहां आ गया और एक यहां पर आ गया, और कहीं पे नहीं आएगा। सो पहले कौन आएगा, पहले आपका आएगा 3p और फिर क्या आएगा आपका 4s आएगा, क्योंकि 3p में n की वैल्यू कम है 3 है, 3p फिर आपका आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा आपके पास, फिर आपके पास एक तो आ जाए 3d और फिर आपका आ गया 4p, अगेन 3d पहले आएगा फिर 4p आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे 3d के बाद आपका आएगा 4p, और इसी प्रकार से और भी जो कक्षक है उनको भी आप अगेन संख्याओं के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है किस कक्षक की ऊर्जा कम है किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है और कौन से कोश में कितने कक्षक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया यहाँ पर आता है। ओके, अब देखो एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से कि देखो अगर आपके पास कभी भी अगर s कक्षक है यानी s उपकोश है, जैसे कि यहाँ पे देखो s p d या f अलग अलग नाम आएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना s में केवल आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो एक बार मैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी भी संख्या चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कोश हो, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, लेकिन उपकोश कौन सा s p d या f, इसका ध्यान रखना है। तो अगर आपका वो s उपकोश है तो वहां पे अधिकतम आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, बस उतनी ही जगह रहती है, वो छोटा होता है काफी। p में अगर बात करेंगे तो आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो। d में अगर बात की जाएगी तो उसमें अधिकतम आप कितने भर सकते हो, टोटल 10 तक। और f में अगर बात करेंगे तो अधिकतम 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हो, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। ओके, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कुछ तत्वों का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एंड 2 नियम और भी आते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पाउली का और एक हुंड का नियम, वो हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं पहले कुछ उदाहरण की, कि हमने जो 2 नियम सीखे हैं अभी तक उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से लिखते हो। अब ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखो अगर हम बात करें किसी परमाणु के लिए, एक बात आपको हमेशा पता रखनी है क्या, कि देखो किसी परमाणु के लिए अगर बात करेंगे तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ओके, परमाणु क्रमांक अगर वो क्या है आपका उदासीन है, ओके, जो कि Z होता है, और परमाणु क्या है आपका उदासीन, तो ऐसे में आपको अच्छे से पता होगा कि उदासीन परमाणु के लिए हम क्या बोलते हैं, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना देखो परमाणु क्रमांक किसका बोलते हो, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या की इक्वल, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। अब वो उदासीन है, इसका मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और हमें यही चाहिए कि देखो किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर आप नॉर्मली उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई परमाणु है और उसका परमाणु क्रमांक मान लो आपको जैसे 17 दिया हुआ 70, और आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्रम अभी मैंने बताया था कि कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, पहले आपको वो क्रम लिखना है एक बार के लिए, तो ठीक है। सो क्रम क्या था मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूँ आराम से। पहले 1s था, 1s के आगे 2s था, फिर आपके पास 2p था, फिर आपके पास था 3s, फिर आपके पास था 3p, फिर आपके पास था 3p था, यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, पहले हम यहीं तक ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आप देख लेंगे। हालांकि इसके बाद 4s आता है आपके पास, फिर आपका 3d आता है, फिर 4p आता है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। पर फिलहाल के लिए काम करो आप, चलो पूरा लिख ही लो स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करो, आपको पता है, देखो आपको पता है टोटल 17 परमाणु क्रमांक है, यानी और ये उदासीन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बराबर होते हैं, ये वाली चीज है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फिल करना है एक एक करके इन कक्षकों के अंदर। तो देखो जैसे 1s है, यानी कि 1s का मतलब क्या, पहले कोश का s उपकोश है जिसमें 1s कक्षक आ रहा है, ठीक है। अब s के अंदर मैंने बताया ना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, हमारे पास कितने हैं, 17। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिख भर देंगे आराम से, और इस प्रकार से 2 को यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे, सिंपल चीज, और कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस आप इस प्रकार से 2 को लिख दोगे एंड दैट्स इट, यानी आपने 1s के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास देखो 17 थे, 17 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए। ओके, अच्छा देखो इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आप एक होटल चलाते हो, ठीक है, अगर आराम से बहुत ही आलिशान होटल है आपके पास, आप चलाते हो। अब क्या होता है, अब वहाँ पे जो फैमिली आ रही है रहने के लिए एक एक करके, मतलब और भी फैमिली है, कोई दावत हो रही है, ठीक है, तो एक पूरा जैसे आपने मैरिजोम के हिसाब से आपका होटल बुक किया गया। अब क्या करोगे, अब आप रिश्तेदारों को वहाँ पे अरेंज करवाओगे। अब आपको पता है कि एक कोई कमरा छोटा होता है, कोई कमरा बड़ा होता है। अब मान लो आपके पास 3-4 टाइप के कमरे हैं, एक कमरा तो क्या छोटा है जिसमें 2 ही लोग रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक कमरा थोड़ा सा बड़ा है उसमें मान लो कि 6 लोग रह सकते हैं एक साथ, ठीक है, एक कमरा और बड़ा है, थोड़ा हॉल जितना और बड़ा है, उसमें 10 लोग एक साथ रह सकते हैं, और इस प्रकार से एक रूम और भी है जिसमें 14 लोग रह सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब इसमें लोगों को भराओगे, एक एक करके लोगों को रखोगे। तो अब सिंपल बात है, जैसे मान लो आपके पास 20 लोग हैं, ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब पहले वाले कमरे में आपको पता है कि 2 ही लोग आ सकते हैं, तो आप 2 लोग वहां रखोगे, और फिर हम बचे कितने, 18 लोग। अब ऐसे थोड़ी होगी 18 लोगों को वापस घर भेजोगे, नहीं तुम घर जाओ हम तुम्हें नहीं रखेंगे, ऐसे थोड़ी रखोगे। आप क्या करते हो, आप उनको आगे वाले कमरों में भेज दोगे, है ना, जब तक वो भर नहीं जाते। 2 लोग आपने पहले बारे में भर दिए। अच्छा, अब आगे वाला कमरा मान लो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 6 लोग रख सकते थे, तो आप क्या करोगे, उसमें 6 लोग रखवा दोगे। तो 20 थे, 2 आपने रुकवा दिए, 18 बचे, 18 में से 6 लोग आपने अगले वाले रूम में रुकवा दिया। कितने बचे आपके पास, 12 लोग अभी भी बच गए। अब क्या करोगे, अब उनको आगे वाले रूम में भेज दोगे कि चलो एक बड़ा वाला रूम था उसमें 10 लोग एक साथ जा सकते थे, तो आपने बचे 12 में से 10 लोग उसमें रुकवा दिए हॉल में। अभी भी 2 लोग बचे, क्या करोगे, फिर उनको आगे फिर रुकवा दोगे। तो इस तरीके से जब तक आपके रूम भर नहीं जाते तब तक आप लोगों को आगे बढ़ते हुए चलोगे। जैसे रूम भर जाएगा उन लोगों को आगे वाले रूम में भेज दोगे कि चलो तुम आगे चले जाओ, जब रूम खाली है तो वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। ऐसे ही करोगे ना, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। आपके पास ये क्या कक्षा, क्या एक तरीके से कमरा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन है आपके पास कितने, अभी आपके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। आपको 17 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखवाना है, पर कैसे, एक एक करके। ओके, पहले जब तक एक कमरा भर नहीं जाएगा तब तक आप आगे वाले में भेजोगे नहीं, और जैसे ही कमरा भर जाएगा आप आगे वाले भेज देना। और तब तक करना है ये चीज जब तक सारे कमरे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं जाते अपने अपने कमरों में। ओके, तो देखो जैसे मैंने बताया 1s, तो 1s में आपको पता है s छोटा वाला कमरा होता है, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बचे कितने हमारे पास, 15। अब 15 में से आगे कौन सा है, देखो आगे 2s है। अब 2s में भी अब मैं मानता हूँ कोश सेकंड है, पर कमरा तो वही ना छोटे साइज वाला, s वाला, s छोटा कमरा होता है, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो 15 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब कितने बचे हमारे पास, 13 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब उसके बाद कौन सा कमरा आया, बड़ा वाला 2p। अब 2 तो कोश है, मैंने कहा था कमरा कौन सा है, p है। देखो 1, 2 को तो ऐसे मान लो कि आपके पास फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, कि पहले फ्लोर पे छोटा वाला कमरा है, दूसरे वाले फ्लोर पे देखो एक तो छोटा वाला कमरा है s वाला, और एक है p वाला बड़ा वाला कमरा, ऐसे करके। तो इनको तो फ्लोर मानो, और SP को क्या मानो आप, कमरे का साइज, छोटा बड़ा उससे बड़ा, ऐसे करके। अब P में कितना है, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें 6 लोग आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने में थे, 17 थे, 2 यहाँ चले गए, 15 बचे, यहाँ पे भर गए 2, 13 बचे। 13 में से 6 आपने यहाँ भर दिए, बचे कितने, 7 अभी भी हमारे पास बच गए। अब आगे क्या है हमारे पास, 3s, यानी कि 3rd फ्लोर का छोटा वाला रूम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 भर दिए हमने। अब मेरे पास कितने बचे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भरने के बाद अभी मेरे पास बच गए 5, और अभी बच गए, है ना। अब 5 में अगर देखो, अब अगला वाला रूम क्या है, 3p है। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 6 लोग आ सकते थे, हमारे पास कितने बचे, 5। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 के 5 लोग इसमें तो आ ही सकते हैं ना, ज्यादा तो नहीं है। हाँ, कम हो चल जाएगा, तो वह आराम से फैल के रह सकते हैं, वरना ज्यादा हो गए तो आगे भेज देते। पर यहाँ पे हमारा काम चल गया, 5 जो हमारे लास्ट लोग बचे थे उनको हमने यहाँ पे रुकवा दिया। ओके, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। और ये कौन सा परमाणु है, आपको पता है परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का। ये क्लोरीन का होता है ना, तो ये क्या, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब आगे वाले जो खाली रह गए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भले ही आप चाहो तो मत लिखो। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, मेरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको चाहो तो मैं साफ साफ भी लिख सकता हूं, कैसे बोलूंगा, 1s2, 2s में 2, 2p6,
3s2 3p5, ये क्या हो जाएगा मेरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो। ओके, चलो हम एक बार एक और ट्राई करके देखते हैं। ये वाला हमारा हो गया, एक और करते हैं। चलो मान लो मैं आपसे कहता हूं आपको z इक्वल्स टू 28 के लिए लिखना है, ठीक है। मैं इस बार थोड़ा और बड़ा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो तरीका वही सेम चलेगा, ओके, कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको यहाँ पे परमाणु क्रमांक 28 के लिए लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले आपको ये करना है कि जो पूरा ऑर्डर है जो आपको पता है पहले उसको लिख लो आराम से। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d और 4p, और आगे और भी है। फिलहाल यहां तक का तो लिखना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने लोग हैं, 28 लोग हैं, और आपको पता है कमरे के साइज के अकॉर्डिंग, कमरा छोटा है बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको लोग वहां पे इलेक्ट्रॉन रुकवाने हैं। तो देखो पहला क्या है 1s, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 भर दिया। कितने बचे उनको गिनते रहना, 26 बच गए। अब उसके बाद क्या है, 2 और आपने यहाँ रख दिए, कितने बचे आपके पास 24। उसके बाद क्या है 2p, ये भी बड़ा वाला कमरा, इसमें 6 आ सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 24 हो गए थे, 24 में से 6 यहाँ रुकवा दिए। कितने बचे, 18 अभी बचे, मतलब अभी और आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग बचे हैं, इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उनको भरवाना है आगे जाके। फिर 18 में से फिर 2 आपने यहाँ भर दिए, क्योंकि 3s था, छोटा रूम था। फिर हमारे पास 18 में से कितने बचे, 16। अब उसके बाद क्या हुआ, 6 आपने क्या भरवा दिए, थोड़ा बड़ा रूम आ गया, तो 6 आपने यहाँ भरवा दिए, ठीक है। 16 में से कितने बचे मेरे पास, 10 अभी भी बच गए। अब 4s, 4th फ्लोर का छोटा वाला रूम, s वाला, 2 यहाँ भरवा दिए। कितने बचे, 10 में से 2 यहाँ भर गए, बचे कितने, 8। और डी एक बहुत ही बड़ा रूम है, आपको पता है, डी के अंदर पूरा हॉल है ये, इसके अंदर आराम से 10 लोग रह सकते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 8 बचे हैं अभी तक। तो अपने लास्ट में हॉल के मुताबिक 8 लोग अपने यहाँ रुकवा दिए, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अब मेरे सारे इलेक्ट्रॉन भर गए ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके लिए, परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व के लिए। ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। और एक कौन सा है, ये है आपका निकेल। ओके, जो Ni होता है, जो निकेल है, उसका बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप अलग अलग तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो, एंड देन फिर हमारे आगे के जो नियम है फिर हम उनकी बात करेंगे। ओके, तो फटाफट नोट कर लो इसे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक जो है कक्षक आरेख के बारे में। तो देखो बच्चों, कक्षक आरेख यानी मेरा क्या है कि हमारे जो अलग अलग कक्षक है उनके थोड़े डायग्राम हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि देखो, जैसे हमारे जो S, P, D या F, जो हमारे 4 हमारे उपकोष होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनकी आकृति कैसे होती है आपको पता है। जैसे S जो होता है उसके अंदर केवल एक ही कक्षक होता है इस उपकोष के अंदर, जिसके लिए आप एक सिंगल बॉक्स बनाते हो, है ना, अगर हम कक्षकों की बात करें तो, ठीक है। अगर P के लिए बात करें तो आपके P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, क्योंकि इसके लिए 3 क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इसकी 3 होती है ना, इसलिए। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए 0 होती है वैल्यू, इसके लिए -1, 0 + 1 होती है। अगर आपको पता है S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 होने पर इसके अंदर केवल एक ही कक्षक बनेगा, संख्या कितनी, 1। P के लिए L की वैल्यू होती है 1, और ऐसे में M की 3 वैल्यू हो सकती है, जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है -L से +L तक, -1, 0, +1। D के लिए L की वैल्यू होती है 2, और ऐसे में -2 से +2 तक हमारे पास टोटल 5 कक्षक बन जाते हैं। और F के लिए अगर बात करेंगे तो L की वैल्यू 3 होती है, और इस स्थिति में हमारे पास टोटल 7 कक्षक बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, सो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली कक्षकों के, इनको आरेख कहा जाता है, मतलब बेसिकली उनका डायग्राम, ठीक है। अब देखो सवाल यहाँ पर आता है कि नॉर्मली कक्षक में तो आप इलेक्ट्रॉन भर देते हो कि 1s, 2s, उनमें तो भर सकते हो, है ना। देखो सिंपल बात ध्यान रखना कि अगर आपका कोष चाहे कुछ भी हो, अगर S, P, D, F है तो कक्षक उतने ही होंगे, चाहे वो किसी भी कोष का, यानी कि जितने भी 1s हैं उन सबका डायग्राम क्या होगा, 1s हो गया, 2s हो गया, या 3s हो, या 4s हो, या आगे जितनी भी हो, अगर वो सभी S उपकोष वाले हैं तो सबका डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, अगर P के हैं तो देखो 1 में तो P होता ही नहीं है, 2 से शुरुआत होता है P की, है ना। तो आपका 2P, 3P, 4P, 5P हो गया, ये सारे ऐसे बनेंगे क्योंकि सबके साथ P वाले हैं। इसी प्रकार से D में अगर बात करें तो 3 से शुरुआत होता है, 3D, 4D, 5D सारे ऐसे बनेंगे, और ऐसे आपका 4F, 5F, 6F, ये सारे ऐसे बनेंगे। ओके, एक जैसे बनते हैं, कोष चाहे कोई भी हो, लेकिन उपकोष के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि भाई कक्षक कैसा बनने वाला है,
ठीक है, एस, पी, डी या एफ का, ठीक है। अब सवाल आता है यहाँ पे कि अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो किस तरीके से भरना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो एक ही बॉक्स है, चलो हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास 3-3 है और यहाँ पर अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो कक्षक आरेख अगर बात किया जाए और इस स्थिति में अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आपको अवयव का नियम तो चाहिए ही चाहिए कि पहले कौन से में जाएगा किस में बाद में जाएगा, वो तो चाहिए ही। पर उसके साथ आपको 2 नियम की जरूरत और पड़ती है, जो है आपका एक तो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और दूसरा होता है आपका पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले एक बार इसको फटाफट नोट कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं हमारे दोनों नियम की, जो है हमारा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो दोनों नियम क्या है, दोनों आपस में काफी जुड़े हुए भी हैं और दोनों को एक साथ पढ़ना काफी सही रहता है, ठीक है। देखो हुंड ने क्या बोला, हुंड ने बोला कि देखो अगर एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ओके, ये इसने बोला था। ओके, अभी के पास लाइन दिमाग में रख लो, फिर हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। अब पाउली ने क्या बोला, अगर किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो पता है कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो किसी भी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होना चाहिए, विपरीत होता है, विपरीत होना चाहिए। ओके, ये चीज है। अब देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं पी उपकोष को ले लेता हूं, आपको पता है अब पी के अंदर क्या होता है, के पास 3 कक्षक होते हैं। ये क्या है आपका पी उपकोष और इसमें क्या आपके पास 3 कक्षक आ गए, है ना, 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखो अगर बात करें मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे को पता है कि पी के अंदर आप एकदम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आपको पता है यहाँ पर आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर सकते हो। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, तो ध्यान रखने से क्या बोला, देखो हुंड ने क्या बोला, पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों को युग्मन नहीं करवाओगे, यानी एक साथ। युग्मन का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि पेयर। ओके, आपको पता है एक कक्षक के अंदर 3 है, 3 में से एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल 3 कक्षक हैं, यानी कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं। ओके, अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहली चीज तो क्या इसने क्या बोला, आप पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद युग्मन करवाना, इसने ये बोला। तो पहले जैसे मेरे पास 6 हैं तो पहले मैं क्या करूंगा, हर एक में 3 कक्षक है ना, हर एक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद आपका इसमें एक की जगह और है, अब उसका भी युग्मित कराओ। पर पाउली ने क्या बोला, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो चक्रण क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यानी एक अगर ऊपर भरा जा रहा है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। तो ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा 5वां और ये हो जाएगा 6ठा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ पे पी उपकोष के तीनों कक्षकों में आपने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये बेसिक तरीका रहता है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं डी के लिए। आपको पता है डी उपकोष की अगर बात की जाएगी तो मेरे पास टोटल 5 कक्षक होते हैं ना, 5 कक्षक होकर, और आपको पता है हर एक कक्षक में आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल कितने आ सकते हैं, 5 में 10 आ जाएंगे। यानी मुझे यहाँ पे क्या बनना है, फिलहाल के लिए मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे हर एक में, और जब तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता हुंड के नियम के अनुसार, तब तक आप युग्मन नहीं करवाओगे। और अगर युग्मन करवाने की जरूरत पड़े, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो आप क्या करोगे, चक्रण अपोजिट रखना, आपको चक्रण विपरीत रखना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले क्या करोगे, हमेशा सीधा करके 1, 2, 3, 4 और 5 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखोगे। फिर क्या करोगे, अब आपको पता है 6ठा इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे से यहाँ पे, ठीक है। आप इसको विपरीत चक्रण में, तो यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से क्या आप यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को भरो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या बेसिकली दोनों नियमों के आधार पर आप किसी कक्षक के आरेख में इलेक्ट्रॉनों को भरते हो, ठीक है। तो अब इसके थोड़े और एग्जांपल हम देखेंगे ताकि ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, पर उससे पहले एक बार इसको नोट कर लिया जाए फटाफट। ओके, सब बात करते हैं हमारे कुछ उदाहरणों के लिए, ठीक है, जिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। उनका एक तो सिंपल 1s 2s उस रूप में, और एक हम लिखेंगे कक्षक के रूप में भी, दोनों तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, चलो नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि 7 का मतलब क्या है, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं मतलब कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 7 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ठीक है। सो ऐसे आप क्या करोगे, तो आपको क्या चाहिए, आप पहले क्या करोगे, आपके पास जो कक्षक हैं उनको पहले व्यवस्थित करोगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो बहुत ज्यादा नहीं, बस काम के कक्षक हम भरेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे 1s 2s और फिलहाल चलो 2p तक भर लेते हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगे तो आगे भेज देंगे और बना देंगे, अभी ना इतना बना लेते हैं।
तो देखो आपको पता है 1s में अगर देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है, अब 1s में क्या होता है आपको पता है, s छोटा कक्षक होता है, इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 7 में से 2 यहाँ गए, कितने बचे 5। आगे वाला क्या 2s ही है, तो s वही है, छोटा होगा, तो यहाँ पर अगेन आपने 2 भर दिए, बचे कितने अब 3। और p पता है वो बड़ा है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास कितने केवल 3 ही है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर गए, 2 यहाँ पर गए, 4 तो गए, बचे 3, तो 3 क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसे में सारे इलेक्ट्रॉन इधर बैठ जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p3 क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप चाहो तो कक्षक आरेख के रूप में भी देख सकते हो। कैसे, ऐसे देखो 1s है तो ये s कक्षक ना, और s कक्षक का शेप क्या होता है आपका एक बॉक्स, तो ये हो गया आपका 1s। 2s के लिए बात करेंगे तो है भी वो भी क्या s ही है, तो क्या आपका एक बॉक्स आ गया। 2p में आपको पता है 3 आपके पास कक्षक आते हैं एक साथ, है ना, क्योंकि l की वैल्यू -1 से +1 होती है, तो यहाँ पर आ गया 3 आ गए। ठीक है, अब देखो आपको क्या बने, इलेक्ट्रॉन बने। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे, एक ही बॉक्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, युग्मन अब करवाओगे, लेकिन आपको पता है चक्रण अपोजिट, तो एक ऊपर और एक नीचे, दोनों भर गए। अच्छा 2s में अगर देखा तो एक ही बॉक्स और आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और कोई कक्षक है भी नहीं आसपास, यही है अपने आप में, और फिर आपका इसका युग्मन करवा दोगे उल्टा करके। अब 2p में अगर देखोगे तो मेरे पास 3 बॉक्स आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हर एक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जरूरत से ज्यादा पड़ी तो फिर उसको युग्मन करवाओगे। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जहां से देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग अलग भर दिए, और ऐसे में क्या होगा, हमने 7 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक आरेख में भर दिए, और ये क्या होता है आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है साधारण तौर पर और इनके कक्षकों के आरेख में इस प्रकार से। अच्छा मान लो अगर मैं बात करता हूं आपका फ्लोरीन के लिए, ओके, फ्लोरीन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो अगर इसके लिए भरना चाहिए आपको पता है 9 का मतलब क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अभी फिलहाल मैं इतने ही लिख लेता हूं, ठीक है, 1s 2s और आपका 2p। ठीक है, तो पहले वही वाली बात है, 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 यहाँ चले गए, बचे कितने 7 में से 2 अगेन यहाँ चले जाएंगे, बचे कितने 5। ओके, और अब 2p में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते थे, पर हमारे पास कितने हैं, केवल 5 ही बचे हैं, क्योंकि 9 में से 4 तो यहाँ चले गए ना, बचे कितने 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका आरेख कैसे बनेगा, आरेख देखो भाई, 1s के नीचे 1s का बॉक्स, 2s के नीचे 2s का बॉक्स, क्योंकि दोनों s ही हैं, और 2p में आपको पता है कोश चाहे कुछ भी हो है तो p, यानी कि 3 बॉक्स बनेंगे एक साथ लगातार, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ये तो आपको पता है, ये सीधा सीधा युग्मन ही हो जाएगा, एक और फिर दूसरे में विपरीत चक्र में युग्मन, पाउली के अकॉर्डिंग, पहले एक फिर दूसरा युग्मन विपरीत चक्र में। अब p में देखो 5 है, यानी कि 5 भरने हैं, लेकिन आपको पता है हर एक बॉक्स में 2 आएंगे, ये तो मैं पता ही है, लेकिन 5 भरने हैं। ठीक है, पहले एक करके भरा जाएगा हुंड के अकॉर्डिंग, फिर इसका युग्मन करा जाएगा, और जब पेयर करोगे, युग्मन करोगे, तो क्या करोगे, विपरीत चक्र में करोगे। सो पहले क्या हो जाएगा, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये चला गया, अब बचे कितने 2 और के बचे, तो अब आगे से पहले एक युग्मन उल्टा और दूसरा युग्मन ये गया उल्टा, और इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ फिट कर दिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, और इसी आधार पर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। पहले आपको कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, फिर उस कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो चीज आपको करनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 या 2 अपवाद हैं आपके पास, वो अपवाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो है आपका कॉपर का और एक होता है आपका क्रोमियम का। ओके, लेकिन उससे पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपवाद की भी थोड़ी बात करते हैं। सो हम बात करते हैं हमारे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की, फिर हम अपवाद पे बात करेंगे। सो नोट क्या बोलता है, देखो ध्यान रखना कि जो अर्ध भरे थे यानी आधे भरे हुए और पूर्ण भरे थे यानी कि पूरे भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पी कक्षक की बात करते हैं, ठीक है, अब पी का आधा भरा का मतलब क्या है, देखो आपको पता है पी कक्षक में अगर देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो आधे भरे का मतलब क्या है, इसमें मतलब कि 6 में से आधे यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का भरना। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, दोनों हर एक में एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो ये क्या होगा, आधा भरा हुआ कक्षक। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, अर्धभरित का जैसे बात हो गई। पूर्ण भरित का मतलब क्या, ये पूरा भर जाए, यानी कि अगर आपके पास 3 है कक्षक तो हर एक में पहले एक इलेक्ट्रॉन और फिर इसको पूरा भर दो, ये क्या हो गया आपका पूर्ण भरित का एग्जाम्पल। तो ये जो ऐसी स्थिति होती है कि कभी भी कक्षक में या तो एग्जैक्टली आधे या पूरे इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ये ज्यादा स्थायी रहते हैं, जिसमें मैं बता दूं पूर्ण भरित वाला ज्यादा स्थायी रहता है।
अगर आप स्थायित्व की बात करते हो तो, ठीक है। तो स्थायित्व में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पूर्ण बलित वाले होते हैं वो काफ़ी स्थायी, अर्धबलित भी स्थायी होते हैं पर थोड़ा सा कम, और उसके बाद बचे हुए जितने भी विन्यास होते हैं वो फिर सब आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप डी में भी बात कर सकते हो। जैसे कि डी में अगर बात की जाए तो आपको पता है कि बस 5 होंगे, तो अगर हर एक में एक एक है तो यानी कि 10 में से 5 हमने बने, तो ये क्या हो जाएगा अर्धबलित, तो ये स्थायी है। और इससे भी ज्यादा किसका होगा आपका पूर्ण बलित का। पहले 5 भर दिए फिर युग्मन कराया विपरीत, ठीक है बच्चों। ये बात का ध्यान रखना है, पहले लगातार युग्मन मत कराना, पहले एक एक करके भरना है फिर लास्ट में युग्मन करवाना होता है, तभी वो सही है, वरना वो गलत तरीका है, भरने का भी गलत तरीका है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण बलित, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए स्थायी, ये आपका स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर आती है, और इसी की वजह से क्या होता है थोड़ा सा अपवाद भी बनता है, ओके। तो अपवाद क्या, थोड़ा अपवाद भी देख लो आप। तो अपवाद क्या होता है, हमें थोड़ा सा अपवाद देखना है बस। अब देखो अपवाद आपको देखने को मिलता है, एक तो आपको मिलेगा क्रोमियम के अंदर, एक आपको मिलता है कॉपर के अंदर। क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है और कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 29 होता है। इधर अगर देखो फर्क क्या आ रहा है, देखो समझो। जैसे हम क्रोमियम का अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो क्रोमियम को कैसे लिखा जाएगा, पहले आपके पास 1s 2s 2p, फिर आपके पास आएगा 3s 3p 4s और 3d। आपको यहां तक की जरूरत पड़ती है सही मामले में, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा, 24 भरने हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से भरना है, तो दो यहां पर चले जाएंगे, 20 बचे, 6 कितने बचे 14, 2 यहां भर गए, कितने हो गए 12, फिर उसके बाद फिर कितने भर गए 6 आपने यहां भर दिए, कितने हो गए आपके पास, अभी तक आपके पास हो गए पूरे 20, ओके। आई मीन 18 हो गए और आपके पास 6 अभी बचे, ठीक है। अब देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, कायदे से तो ये होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएं और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। तो ऐसे में क्या है, ये आपका नॉर्मली अगर आप लिखते तो आप कुछ इस प्रकार से लिखते, ओके। लेकिन अपवाद यहाँ पर ये आता है कि देखो असल में होता क्या है कि जो 4s और जो 3d है ना, इनकी जो कक्षकों की जो ऊर्जा का जो अंतर है वो काफी कम होता है। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से एक नोट डालते हुए, क्या नोट ये है कि 4s तथा 3d की ऊर्जा क्या है, लगभग बराबर है। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ओके, लगभग बराबर है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क इससे पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि देखो दोनों की ऊर्जा में बहुत कम फर्क है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएगा। इसका फायदा मिलता है, पर फायदा क्या मिलता है, देखो अगर ऐसा होगा तो ये कैसा दिखता है आपका, 4s तो हो जाएगा 1 और 3d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो 3d 5 एक अर्धपूरित विन्यास है, ये रहा देखो, ये क्या है आपका d में 5 है ना यहाँ पे, तो ऐसे में क्या अर्धपूरित विन्यास हो जाता है और ये ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो नॉर्मली जैसे आप रखते हो वैसे ना रख करके 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपके 3d में चले जाएगा, और जिससे ये आपको अपवाद थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको मिलती है अर्धपूरित विन्यास की वजह से। ये क्या है आपका अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित या अर्धभरित विन्यास आपका ये हो गया, ओके। अच्छा अगर हम बात करें कॉपर में भी कुछ ऐसे ही केस बनता है। अगर कॉपर की अगर बात की जाए तो उसका भी क्या होता है, मैं लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। नॉर्मली क्या होता है, ऐसा होना चाहिए था। अब देखो ध्यान से, अभी सर मैंने लगातार लिख दिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करना अच्छे से तो लगातार लिख पाओगे। अभी देखो ध्यान से, देखो 10 और 9 टोटल आपके पास 29 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 24 तो इसके पास यहाँ पे क्या 29 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। आप चाहो तो आराम से गिन सकते हो, लेकिन फर्क क्या आएगा, वही वाली बात, 4s और 3d है ना, दोनों की ऊर्जा बराबर, तो क्या होगा 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा इससे, फर्क ये पड़ेगा कि 4s तो हो गया 1 और 3d कितना हो गया 10, और d10 क्या हो गया आपका, d कक्षा पूरा बढ़ चुका है। ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है d10 ही तो है। d10 में क्या होता है आपके पास, ये पूरा बढ़ जाता है, और ये क्या है ज्यादा स्थायी है। तो ये क्या है आपका पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित या पूर्ण भरित। और ऐसे में क्या होता है कि पूरा भरा हुआ है पूरी तरीके से, इसलिए क्या होता है काफी ज्यादा स्थायी, और विन्यास में
ऊपर वाला 4s 3D9 ना होकर क्या हो जाएगा, लास्ट में 4s1 3D10 हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपको अपवाद देखने को मिल जाता है। तो दो कंडीशन होती है जहाँ पर आपको अपवाद मिलता है, एक तो क्रोमियम के केस में और एक आपको मिलेगा कॉपर के केस में। तो यहाँ पर ये अपवाद आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखने होते हैं। ओके, और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, प्लस ये चैप्टर भी जो है वहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने मॉडल भी देख लिया, और फाइनली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी हमने कवर कर लिया। अब बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस मांगता है। ओके, सो अच्छे नोट्स बनाना, एंड अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को अगेन वापस देख लेना, या एक पर्टिकुलर टॉपिक को वापस देख लेना, जिससे कि आपके टॉपिक सारे क्लियर रहे। क्योंकि इसका यूज आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना। ओके, कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यूट्यूब में, या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। अब जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ध्यान रखना वीडियो को लाइक करके जरूर आना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।